राजनीति में उसूल और सिद्धांत से चलती है राजनीति। अगर राजनीति में सिद्धांत ना हो तो राजनीति बहुत ही निचले स्तर पर भी जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों यही कुछ देखने को मिल रहा है। राजनीति ऐसी जिसे कभी विचार न कर सकें, कभी सोच न सकें, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में इन दिनों चल रही है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई अब जिस प्रकार से अपने निचले पावदान पे पहुंच चुकी है राजनीति के, वो निश्चित रूप से आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा नहीं होगी। आइए समझते हैं कि किस प्रकार राजनीति सबसे निचले और गलीच इलाके में पहुंचकर उन गलियों में घूमने लगी है जहां पर राजनीति स्वयं जाकर कह रही है मुझे यहां तो नहीं आना था। अगर आपने कहीं पर किसी पाठशाला में पढ़ाई की, वहां पढ़ाई करने के बाद आप एक स्थान पर पहुंच जाते हैं, किसी आईएएस या आईपीएस के पद पर पहुंचकर किसी आधिकारिक पद को नवाजने लगते हैं, लेकिन अगर उस आधिकारिक पद पर पहुंचने के बाद आप उसी विद्यालय का नामकरण बदलने का विचार करें, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक संस्थापक को बदलने का प्रयास करें और प्रयास करें कि उस विद्यालय की जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जितना बेंच है, जितनी भी क्यारियां हैं, जितना भी बाउंड्री है, उस पूरी व्यवस्था को बदलकर आप चाहेंगे कि अब उस पर काबिज होकर वहाँ से जो विद्यार्थी निकले वो आपका गुणगान करें। अगर ये विचार आप करने लगे तो ज़रा सोचिए, एक विद्यालय में पढ़कर अगर विद्यार्थी ऐसे काम करता है तो कितने हद तक ये जायज़ होगा। ठीक उसी प्रकार से आते हैं वर्तमान राजनीति पर। एकनाथ शिंदे की राजनीति शुरू होती है रिक्शा स्टैंड से, यानी रिक्शा वाले थे वो, और उसके बाद वहाँ से आनंद दिघे उनके गुरु बने। धर्मवीर आनंद दिघे के साथ चलते हुए उनकी राजनीति आगे बढ़ी और यहाँ तक का सफ़र तय करते हुए अंतिम पावदान मुख्यमंत्री तक फिलहाल अभी है। आगे कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन इससे पहले नगर विकास मंत्री वो शिवसेना में रहकर, वो शिवसेना जिसके पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन इन दिनों अब वो उस पक्ष में नहीं हैं। अब उन्होंने शिंदे गुट तैयार कर लिया है। उसे अब एक नाम दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, बाला साहेबांची शिवसेना। लेकिन क्या ये नाम और क्या इस तरह के काम जो वर्तमान में एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ मिलकर कर रही है, क्या ये सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली राजनीति है? इसे मैं समझाने के लिए ज़रा आइए बिंदुवार तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले एकनाथ शिंदे ने सोचा कि 40 आमदारों को ले जाकर नई सरकार बना दी, समझ में आ गया, सरकार बन गई। लेकिन दूसरी तरफ वो पक्ष को बदल कर रखना ये कहाँ तक जायज़ था? उन्होंने चुनाव आयोग में सीधे तौर पे अपने दरखास्त डाल दिया और उस दरखास्त में साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास नियमानुसार मेजॉरिटी है, आमदार, खासदार, नगर सेवक और तमाम सभासद हमारे साथ हैं, इसलिए ये पक्ष प्रमुख हमें बनाया जाए, इस पूरे संगठन में हमारा आधिपत्य स्थापित है। चुनाव आयोग की तरफ निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे ने भी अपने पक्ष रखे और वार पलटवार में ये हुआ कि वो सिंबल जिसे बाला साहब ठाकरे ने तैयार किया था उसे फ्रीज करना पड़ा। निश्चित रूप से सभी शिव सैनिकों के अंदर गम था, दुख था और आक्रोश था। आक्रोश इस कदर बाहर आया कि जब मशाल चिन्ह मिला उद्धव बाला साहब ठाकरे की संगठन को, तो मात्र आधे घंटे में महाराष्ट्र के सभी व्हाट्सएप और स्टेटस पे ये स्थापित हो गया। यानी मशाल हर जगह स्थापित, यानी स्टेटस से लेकर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मशाल चिन्ह दिखने लगा। खैर वो तो कट्टर शिव सैनिकों की अपनी अपनी तरीके थे, तौर था, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन क्या उस नाम को बदलने का प्रयास, जिस नाम के आधार पर उन्होंने लंबी राजनीति की हो, उस चिन्ह के आधार पर जब जिसे लेकर लगातार चुनाव लड़ा हो, लगातार चुनाव लड़वाया हो और एक जीत हासिल की हो, उसे बदलने का प्रयास किया, क्या ये जायज़ था? अब दूसरी तरफ आते हैं, चुनाव आयोग का तो प्रयोगशाला बनकर रह गया, उस पर भी सवाल खड़े हो गए और ये भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब चुनाव आयोग के काम पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ आते हैं ऋतुजा लटके के चुनाव। उम्मीदवारी तय हो गई, उन्होंने बीएमसी में लिपिक पद पर आश्रित थी, उन्होंने उसे इस्तीफा देने से 1-1.5 महीने पहले ही इस्तीफा का पत्र सौंप दिया। लेकिन इस्तीफे के पत्र पर यह कहा गया कि वो नियमानुसार सटीक नहीं बैठता है। अगर वो सटीक नहीं बैठता हुआ पत्र था तो हाई कोर्ट ने आखिर क्यों कह दिया बीएमसी को फटकार लगाते हुए कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप मत करिए, क्योंकि यह स्वीकार करने योग्य है। इससे पहले कई सारे उदाहरण इस्तीफे के दिए भी गए थे और उसे इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो लिपिक पद पर आश्रित ऋतुजा लटके को आखिर क्यों उनके इस्तीफे के साथ ही राजनीतिकरण हुआ? खैर,
हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और ऋतुजा लटके का जो इस्तीफा था उसे स्वीकार कर लिया गया और वो अब चुनावी मैदान पे हैं। लेकिन क्या लगता नहीं है कि किसी व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतरने के रोकने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास इस कदर कि बीएमसी यानी प्रशासन का दुरुपयोग। खैर, उम्मीदवारी और उम्मीदवार को पटकनी देने की राजनीति में शाम दाम दंड भेद ये चलता है। मान लेते हैं इस बात को कि ये राजकारण था और प्रशासन का प्रयोगशाला हर सरकार करती है, तो इन्होंने भी की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन क्या सरकार प्रयोगशाला के रूप में प्रशासन का इस तरह से प्रयोग करेगी कि भाषण देने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए और आप पर नहीं? सुषमा अंधारे से लेकर तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर में उनका नाम हो गया है। उन पर भाषण देकर समाज में इस तरह से भाषण को प्रसारित करना जिसमें दंगा आदि हो सकता है, ऐसे आरोप लगाए, जिसमें सुषमा अंधारे, भास्कर जादव ऐसे तमाम नेताओं का नाम शामिल है। ऐसे में क्या भाषण पर बड़ी प्रतिबंध लगेगा? सुषमा अंधारे इन दिनों संपूर्ण महाराष्ट्र में घूम घूम कर जिस प्रकार से भाषण दे रही हैं, लगातार उनके भाषणों के माध्यम से जागरूकता और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उससे निश्चित रूप से सत्ता पक्ष सत्ते में तो है ही, लेकिन क्या उनके भाषण को रोकने के लिए इस प्रकार की नीतियां अपनाना, इस प्रकार से प्रशासन का प्रयोगशाला बनाना क्या सही है? राजनीति में कितने हद तक कोई किस तरह से कर सकता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक को वो सिंबल जिसके आधार पर आप लगातार चुनाव लड़े, जीते और अपना नाम किया, उस पर वार करना, उस नाम को जिससे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे ने तैयार किया था, शिवसेना, उस पर प्रहार करना। लगातार जिस प्रकार से प्रयोगशाला ईडी और तमाम तरह के प्रशासनिक प्रयोगशाला बनकर रह गया, ये कितना ठीक है? और कितना ठीक है रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े करना और उसे लेट लपेट करना? लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं विपक्ष को। ये सारा कुछ देखने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति से जो प्रेरणा मिलेगी आने वाले समय में, निश्चित रूप से वो प्रेरणा खतरनाक हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरी राजनीतिक विरासत और सिरासत के माध्यम से क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ में वर्तमान राजनीति को।